क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अब इसमें से आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करना। दूसरा दिया हुआ है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और चौथा दिया है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन टिक भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो कहता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में बच्चे के लिए सबसे बेहतर काम कर रहा है शिक्षक, ठीक है ना। तो जिस भी ऑप्शन में शिक्षक बच्चों के लिए बेहतर काम करेगा ना, वो ऑप्शन हमेशा सही होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सब 2016 का पेपर है, ठीक है ना। 2016 के सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछा पेपर 2 में, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को क्या करना? प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। भाई अब चलिए आगे भी डिस्कस करूंगा। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना और कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। अब ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है। तो बाल केंद्रित, तो दूसरा जो ऑप्शन आपका दिया यहां पे कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। अब शिक्षक बच्चों को आदेश देंगे कि क्या किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत है, बिल्कुल आदेश नहीं दे सकते हम। और निर्धारित सूचना का अनुसरण करने के लिए, अनुसरण मतलब क्या होता है? एक तरह से यहां पे याद करना, रटना, तो ऐसे ऑप्शन भी क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो ये भी आपका यहां पे गलत है, बाल केंद्रित बिल्कुल नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया है कक्षा की सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक के आगे आगे, शिक्षक का आगे आगे होना, तो शिक्षक का आगे आगे होना भी यह सही नहीं है। बाल केंद्रित अगर शिक्षा है तो इसमें बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पे सही है। यानी जब बच्चों को हम क्या करेंगे, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को अगर हम प्रमुखता देंगे तो बच्चे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन अब यहां पे ऑप्शन नंबर क्या है? 1 आपका सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। और ऑप्शन नंबर 3 दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। और अगला ऑप्शन दिया है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। अब इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वह आपका यहां पर सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है, यानी किसको इंगित कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरा दिया है लिंग समरूपता। और तीसरा दिया है बच्चों के लिंग की पहचान करना। और चौथा दिया है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है ना। जो रूढ़िबद्ध धारणा है हमारे दिमाग में लड़के और लड़की को लेकर के, ठीक है ना, हम दोनों, ये नहीं लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, ये जो धारणाएं जैसे भी क्वेश्चन में आप आएंगी सब रूढ़िबद्ध धारणाओं में आएगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी 4 कथन आपके सामने हैं। अब इस 4 कथन को एक एक करके पढ़ लेते हैं और फिर बताते हैं इन 4 कथन में से कौन से कथन आपके सही है, कौन कौन से सही है। पहला कथन दिया हुआ है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। ठीक है ना? यानी पहला ऑप्शन ये दिया है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए, मतलब आकलन से शिक्षार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें, मतलब अपनी कमियों को देख सकें, उनके अंदर क्या कमी है, क्या रिक्तियां हैं उसको देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी होगा, यानी बच्चे का जब हम तुलना करेंगे किसी से, मतलब दूसरे से तुलनात्मक मूल्यांकन करने की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही यहाँ पे सही है, हम सही नहीं है, गलत है, क्योंकि तुलना नहीं कर सकते हम, बच्चे की किसी से तुलना नहीं कर सकते। तो यह ऑप्शन यहाँ पर बी वाला तो वैसे ही गलत है, काट लीजिए। ठीक ना? तुलनात्मक मूल्यांकन हम नहीं कर सकते बच्चे के विकास में। सी आप दिया हुआ है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, जो आकलन करना होता है, ठीक है ना, वो केवल हमारे स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है ना? यह ऑप्शन भी आपका सही लग रहा है, ये वाला तो सही ही था। डी वाला देखते हैं, कह रहा है कि आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो भय और चिंता का भाई संचार क्यों करना है? बच्चा सीखने के लिए आया है और बच्चे में हम भय और चिंता जब डाल देंगे तो सीखेगा कहां पे? तो ये वाला भी आपका यहाँ पे क्या है? बिल्कुल गलत है, यानी ए और सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन में आपका ए और सी दिया है, आपका किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ए और सी, ये आपका सही है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए अधिनियम 2009 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, और तीसरा दिया है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, और चौथा, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 है, क्या है? समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, यह वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग माहौल से जो बच्चे आते हैं, ठीक है ना, वहां एक प्रभावी शिक्षक, मतलब एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? देखिएगा यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला, समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। दूसरा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तीसरा ऑप्शन, सांस्कृतिक जानकारियों को अनदेखा करेगा और एक स्वयं मान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। और चौथा ऑप्शन, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। अब देखिए, अब यहां पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से शिक्षक के बारे में पूछा गया है कि एक शिक्षक के नाते, मान लीजिए हम एक शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक की मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिक्षक बनेंगे, तो एक शिक्षक के नाते आप सोचिए कि आप ऐसा क्या करेंगे अगर आपकी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आए हैं। तो विविध पृष्ठभूमि से अगर विद्यार्थी आपकी कक्षा में है तो आपको सबसे पहले, जो कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है ना? ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। उनको दूसरे वाले में दिया कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है ना, ये नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद दिया अनदेखा करना, कुछ ऐसे वर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा, अनदेखा कर देना, अनदेखा भी नहीं करेंगे, क्यों अनदेखा करेंगे? ठीक है ना, और यहाँ पे भी दिया कि समान और आर्थिक विद्यार्थियों का हम समूह बनाएंगे। भाई समूह क्यों बनाएंगे? सबको एक साथ लेके चलिए ना। ठीक है ना, तो ये 3 ऑप्शन थे जो कि गलत थे। पहला ऑप्शन शिक्षक के लिए क्या है? सबसे बेहतर है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करें। चलिए, तो सबसे पहले यहां देखते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन है ये। तो एक तरफ आपका दिया है समीप दूराभिमुख दिशा, फिर दिया है स्थिर सिर पदानिमुख दिशा, अंतर्व्यक्तित्व भिन्नताएं और अंतराव्यक्तित्व भिन्नताएं। अब दूसरे तरफ दिया है
विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। सिर से पैर का क्रम, किसी अकेले बच्चे में विकास का दर विकास के एक क्षेत्र में अपेक्षा दूसरी में भिन्न होती है। और अगला दिया है इसमें शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, और अगला इसमें दिया है सरल से जटिल की ओर। अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? तो सबसे पहले यहां तो ऑप्शन आपके नीचे दिया ही है, किसका किसमें मिलान करना है वो मैं बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए देखिए, तो पहला जो दिया हुआ है समीप दूराभिमुख दिशा, तो समीप दूराभिमुख दिशा जो है ना वह आपका क्या होगा? वह होगा आपका सरल से जटिल की ओर। क्या होगा? सरल से जटिल की ओर वृद्धि इसमें होगा, यानी एक आपका पांचवा होगा, ठीक है ना। और अगला दिया है सिर पदाभिमुख दिशा, तो सिर पदाभिमुख दिशा जो है ना वो आपका हो जाएगा सिर से पैर के क्रम में, वो जस्ट उसके सामने वाला, यानी बी का दूसरा ही होगा, सिर से पैर की ओर। मतलब सिर यहां पे दिया है सिर पदाभिमुख दिशा, यानी सिर मतलब सर और पदाभिमुख यानी पद मतलब होता है पैर, तो यहां पे सिर से पैर के क्रम में ये वाला हो जाएगा। तीसरा दिया है अंत व्यक्तिक भिन्नताएं, तो इसका आपका हो जाएगा ये पहला वाला जो इसमें दिया हुआ है। क्या दिया है? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से क्या होते हैं? बढ़ते हैं, ये वाला हो जाएगा, यानी सी का पहला हो जाएगा। और अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं जो है उसका आपका होगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र में अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है, यानी तीसरा वाला यहाँ पे आपका सही है। यानी इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका यहाँ पर क्या है? सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे संज्ञान और संवेग के बारे में, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? संज्ञान और संवेग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 दिया है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। और दूसरा दिया हुआ है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा दिया है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। और चौथा दिया है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि संज्ञान और संवेग एक साथ परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहां पे क्या आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, ठीक है ना। यानी यहाँ पे विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा है। अब इसमें सहयोगी अधिगम के साथ मतलब समवयन से सीखना है, समवयस्कों से सीखना है। तो कैसे? तो ऑप्शन देखिए, तो कह रहा है कि सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं दे सकते, बच्चे को हम निरुत्साहित नहीं कर सकते, तो ये वाला तो आप वैसे ही काट दीजिए, ये सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी सुन लीजिए, केवल, देखिए केवल शब्द आया यहां पे, तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही काट दीजिए उसको कि गलत है। केवल एकमात्र ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं? गलत होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत है, केवल आ गया। तीसरा दिया है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यानी कुल मिलाकर के जो ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, यानी विविधता को संबोधित करना है। कैसे करेगी? पहले आपके यहाँ पे जो ABCD दिया है उसको पढ़ते हैं पहले। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके। दूसरा, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। अब इनमें से ABCD में से कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा एक शिक्षिका अपने कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है A, B और C, यानी ये वाला आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वो आपका सही है। यानी A, B और C में जो कथन कहा गया है उसके द्वारा एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर पाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन।
ये तो आपके 2016 में भी है और भी कई सालों के क्वेश्चन में ये आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो पहला दिया है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दूसरा दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, तीसरा सीख न सकने वाले विद्यार्थी और चौथा दिया है सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका? इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, मतलब जिसको दृष्टि विकलांग है, जो देख नहीं सकता, वह क्या करेगा? छू करके, ठीक है ना, छू करके वो पता लगाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, मतलब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला दिया है प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, दूसरा दिया है उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और तीसरा दिया है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, और अगला दिया है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वह आपका सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विद्यार्थियों के असफल होने पर कौन सा मतलब कथन इसमें सही है, यानी कह रहा ना विद्यार्थियों के असफलता के बारे में कौन सा सही है। तो ध्यान से देखिएगा, विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है, ठीक है ना। तो यह तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सही की बात किया गया है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशेष जाति के समुदायों से संबंधित हम कह रहे हैं कि एक विशेष जाति को हम टारगेट कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय को हम टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके अंदर क्षमता ही नहीं होती है सफल होने की, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। क्षमता सबके अंदर होती है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ठीक है ना। तीसरा देखिए, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उन तरीकों से नहीं किया जाता है जिससे उन्हें जो उनके लिए सार्थक हो। और डी दिया हुआ है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। चलिए अब इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी और सी कथन जो है ना वो आपका यहां पर सही है, यानी विद्यार्थियों के असफलता का कारण क्या है? विद्यार्थी विद्यालय में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि अधिगम के अनुसार उन्हें पुरस्कार नहीं दिए जाते। और सी वाला जो है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीकों से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो यहां पर बी और सी यानी ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पे 3 है वो आपका यहां पे क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, मतलब 2 विद्यार्थी हैं और एक ही चीज को पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, मतलब दोनों अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं एक ही चीज को पढ़ के, उनके बारे में क्या सत्य है? चलिए ऑप्शन देखिए, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, दूसरा संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उन्हें दोबारा पढ़ाना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका क्या यहां पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, क्या है? अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? ये आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा आपका 2005 है, तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है निष्क्रिय और सरल, दूसरा दिया है सक्रिय और सामाजिक, और तीसरा दिया है आपका निष्क्रिय सामाजिक, और चौथा दिया है आपका सक्रिय और सरल। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वह आपका सही है। क्या है? वह है कि जो अधिगम है ना वो सक्रिय और सामाजिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में समक्ष बनाने हेतु शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, दूसरा विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना,
और छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, और चौथा एक संगठित तरीके से जानकारी की प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्मरण करना यानी याद करना, रटने की बात हो रही है यहाँ पे, और छोटी छोटी इकाइयों खंडों में मतलब बांटने की यहाँ पे बात, और पुरस्कार देने की बात। ये वाले तीन ऑप्शन यानी आप 2, 3, 4 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल नहीं है। जो पहला जो आपका ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो, किस क्रियाकलाप में आप लगाएंगे कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर लेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यास्मरण, रटना और समझाना। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत आप क्या देना, कार्यपत्रक देना, और ड्रिल और अभ्यास कराना, और पूछना, चौथा ऑप्शन दिया है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ये जो ऑप्शन आपका 4 है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका यहाँ पे सही है। क्या कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये आपका यहाँ पे सही है, ठीक है ना। क्योंकि पहला ऑप्शन में आपका रटने की बात कर रहा था तो वो ऐसे ही गलत है। उसके बाद वाले में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देने की बात हो रही है, वो भी गलत है। ड्रिल और अभ्यास, बार बार बच्चे से अभ्यास कराने की बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपका गलत है। यहां पर हम यही कर सकते हैं, शिक्षिका चाहे कि, तो शिक्षिका क्या चाहेगा कि वो पूछेगा और तर्क करेगा और निर्णय लेगा, ठीक है ना, निर्णय लेने की बात करेगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे अच्छे से सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, मतलब कक्षा तक पहुंचने वाली जो बच्चों की जो भोली यानी कह सकते हैं कि जो मासूम अवधारणा होती है, ठीक है ना, उसको जानना क्या है। नंबर 1 शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। कह रहा है कि बच्चों के भोलेपन को जानना, उनकी अवधारणा को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उनका कार्यभार बढ़ता है। और तीसरा कह रहा है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। और चौथा कह रहा है कि शिक्षक को योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो आई थिंक आप लोग सही कर रहे होंगे इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 3, ऑप्शन नंबर 3। यानी एक शिक्षक के नाते, मैं या आप शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे, आप यही चाहेंगे ना कि मतलब ये जो बच्चे हैं जिनकी जो भोली अवधारणा वाले बच्चे जो हैं, शिक्षक के लिए क्या करेगा, वो शिक्षण को अधिक सार्थक बनाएगा वो, ठीक है ना, और हमें योजना बनाने में क्या करेगा, सहायता देगा, ना कि हमें हमारे कार्यभार को बढ़ाएगा, ना कि हमारे शिक्षण में रुकावट होगा, ठीक है ना ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति में बल नहीं देगा। तो ये वाले गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है वो आपका यहाँ पे सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से तत्व, पहले तत्वों को देख लेते हैं फिर बताते हैं। पहला दिया हुआ है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अब इसमें से आपके कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करेंगे? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले यह आपके ABCD, यह चारों के चारों कारण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही है। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि ABCD देख करके ही हम ट्रिक लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ABCD आपके तत्व यहाँ पे दिए हुए हैं और उनमें से आपके ऑप्शन बनाए हुए हैं ABCD, मतलब 1 2 3 4 करके, उसमें से आपको देख के सही करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सार्थक अधिगम है, मतलब कौन सा अधिगम सबसे सार्थक होता है? ऑप्शन देखिए, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना। अनुकरण मतलब आपको पता ही है, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, और दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, और चौथा दिया है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहला दिया है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यानी उपदेश देना, उनको बच्चों को उपदेश देने की बात कर रहा है। शिक्षार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ठीक है ना। और चौथा दिया है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं।
अब इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो कह रहा है कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यह बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये बोला था कि शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है, तो यह वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए अगला, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच में सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा कह रहा है कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। और चौथा कह रहा है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें यह कह रहा है कि विकास क्या है, एक परिमाणात्मक प्रक्रिया, मतलब जिसको मापा जा सकता है, ठीक है ना, जिसको ठीक ठीक से मापा जा सकता है। तो विकास को हम ठीक ठीक से माप नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन देखिए, वंशानुक्रम, पर्यावरण, दूसरा चुनौतियां और सीमाएं, और स्थिरता और परिवर्तन, और खोज और पोषण। कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है जो कहता है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच जब अन्योन्य क्रिया होगा तो उसके परिणाम में विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ठीक है ना। यानी विद्यालय और समाजीकरण के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा दिया है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। और तीसरा दिया हुआ है समाजीकरण में विद्यालय का बहुत थोड़ी क्या होती है, भूमिका होती है। और चौथा कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक पहला मुख्य कारण है। तब इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है जो कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो यह वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। यानी विद्यालय और समाजीकरण के बारे में यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 आपका है वो सही है, ठीक है ना। अगला देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो पहले कथन देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, पहला। दूसरा देखिए, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। और तीसरा है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसमें से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहां पर आपका कथन जो है 2, जो कथन 2 है वो आपका क्या है यहाँ पे सही है, जिसमें कहा गया है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ता है, बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। मतलब चरण में आगे नहीं बढ़ता, वो निरंतर होता रहता है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन है देखिए। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। दूसरा, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा कह रहा है कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। अब इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वह आपका यहां पर सही है। और क्या है ये कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। यह आपका जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, ठीक है ना। अगला देखिए, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहां पे दिया है संगीतात्मक, भाषिक, अंत व्यक्तित्व, स्थानिक। और एक तरफ दिया है आपका चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, बालनी वादक, और एक दिया है मूर्तिकार। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो जो कि पहला आपका दिया है संगीतात्मक, तो संगीतात्मक जो दिया है वह आपका क्या होगा, किसमें इसको मैच करेंगे, संगीतात्मक क्या हो सकता है, संगीतात्मक जो आपका होगा वह हो जाएगा आपका वायलिन वादक, ठीक है ना। वायलिन वादक को संगीतात्मक करना, संगीत बजाने वाले को बोलते हैं। तो पहले का तो आपका चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले का चौथा।
और जो दूसरा दिया है भाषिक, तो भाषिक का क्या होगा आपका, भाषिक आपके क्या होते हैं, कवि होते हैं, जो कवि होते हैं वो भाषिक होते हैं, ठीक है ना। तो बी का दूसरा हो जाएगा, ए का आपका चौथा हो गया, बी का आपका दूसरा हो गया। उसके बाद आपका दिया है अंत व्यक्तित्व, क्या दिया है, अंत व्यक्तित्व। तो अंत व्यक्तित्व कौन होते हैं, अंत व्यक्तित्व आपके इसमें से हो जाएंगे आपके, कौन सा होगा आप देख के बताइए इसमें से कौन सा होगा अंत व्यक्तित्व। अंत व्यक्तित्व आपको हो जाएंगे चिकित्सक, क्या हो जाएंगे, चिकित्सक, यानी सी का आपका हो जाएगा पहला। और डी जो है आपका है स्थानिक, तो स्थानिक कौन होगा आपका, स्थानिक आपका हो जाएगा ये मूर्तिकार। तो इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है, पहला दिया है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा दिया है वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा दिया है भाषिक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका बहुत कम होती है। और चौथा दिया है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहां पे सही है, और वह क्या है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ये लेह वाइगोस्की के अनुसार है, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले आप कथन देखते हैं। पहला दिया है अपनी संवैधानिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। दूसरा कह रहा है कि कोहलबर्ग नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। और तीसरा कह रहा है कि कोहलबर्ग जो है वह कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और चौथा दिया है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर क्या किया है, आधारित रखा है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जो लास्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 है वह आपका यहां पर सही है। तो यह जो थे ना ये आपके 2016 के सीडीपी में पूछे गए आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है रवादार बौद्धिकता से, दूसरा दिया है अविस्तृत सोच से, तीसरा दिया है विविध सोच, और चौथा दिया है द्रव्य बौद्धिकता। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वह आपका सही है, और वह क्या है, विविध सोच, यानी सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है व्याकरणिक, नंबर 2 दिया है वाक्यात्मक, नंबर 3 दिया है विभक्ति विषयक, और नंबर 4 दिया है ध्वनि संबंधी। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन 4 है ना वो आपका सही है, और वह है ध्वनि संबंधी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला दिया है भाषा निर्धारित, दूसरा दिया है संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा दिया है सामाजिक भाषा अधिकृत, और चौथा दिया है संस्कृति प्रभावित। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भाषा निर्धारित वह आपका यहां पे सही है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन 2018 के कह सकते हैं कि एग्जाम में सीडीपी में पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से एक एक करके देखिए, और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया हुआ है अपने अनुभव और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, क्या उपयोग कर रहा है वो, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, या अंतर्दृष्टि का। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वह आपका सही है, और वह है कलन विधि। किसका, कलन विधि का प्रयोग करके वह आकलन लगा रहा है। चलिए 5वां क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, क्या उपयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है द्वितीयक विस्तारण विधि का, दूसरा दिया है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा दिया है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, और चौथा दिया है कम करने की विधि का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, आप सभी लोग कमेंट करिए। हाँ ठीक है, इसमें से जो आपका ऑप्शन है 2 क्या है,
उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, यानी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करके वह क्या कर रही है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, क्या बताता है, पहला, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, दूसरा, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, और तीसरा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, और चौथा, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहां पर पूछा गया ना कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, कौन सा कथन है इसमें। तो इसमें से जो आपका कथन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। यह वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, कौन सा, 3 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली की कुछ उदाहरण है। कौन से उदाहरण है, देखिए, पहला, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा दिया है आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, और तीसरा दिया है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, और चौथा दिया है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका यहाँ पे सही है, ठीक है ना। उम्मीद है आप सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं स्कोर, ठीक है ना। इससे आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। समय के साथ साथ क्वेश्चंस के लेवल थोड़े थोड़े हाई हो रहे हैं, बट इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है, देखिए, पहला ऑप्शन, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, और चौथा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही है, और वह है क्या, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है, ऑप्शन देखिए, समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, विश्व बंधुत्व पर, सामाजिक संतुलन पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, किस क्या है, समता एवं समान अवसर पर। समता एवं समान अवसर पर क्या करता है, ये सिद्धांत पर आधारित है, कौन, समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया। कब लागू किया गया था ये, ठीक है, 1995, 1999, 2016 और 1992, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यह लागू हुआ था 2016 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो आपका सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन नंबर 1, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, दूसरा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, और तीसरा, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, और चौथा कह रहा है कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, क्या है, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, ऐसा, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा दिया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, तीसरा कह रहा है कि 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, चौथा कह रहा है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, यह वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों द्वारा सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है, क्या है, पहला, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, और दूसरा दिया है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, तीसरा दिया है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, और चौथा दिया है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वो आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट देखिए, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। किसमें आता है ये सारी तीनों चीजें? योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, किसमें आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है संज्ञान बोधन में, दूसरा कह रहा है संज्ञान में, तीसरा कह रहा है समायोजन में, चौथा कह रहा है केंद्रीकरण में। तो किसमें आता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, जो कह रहा है कि संज्ञान बोधन, तो ये तीनों संज्ञान बोधन में आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक सोच, दूसरा अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वह है सृजनात्मक सोच। तो सृजनात्मक सोच वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चयनित अनुदेशन, नंबर 2 सटीक शिक्षण, नंबर 3 त्रुटिहीन अनुदेशन और नंबर 4 विभेदी अनुदेशन। क्या कहते हैं यहाँ पे? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वह आपका बिल्कुल सही है, विभेदी अनुदेशन, यह आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। कह रहा है कि प्रतिपालन अधिगम का क्या है? एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का क्या है? पूर्ववर्ती है। तो देखिए, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण और अधिग्रहण। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका क्या है? सही है, ठीक है ना। और वह क्या है? सामान्यीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं। क्या होते हैं इसमें से? तो जो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर है क्या है? स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र होते हैं, यह आपका यहां पर सही है। अगला देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि है? मतलब कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है शिक्षण के? पहला अवलोकन विधि, संशोधन विधि, प्रतिरूपण विधि या अनुकरण विधि? बताइए आप सभी लोग, कौन सी विधि का यहां पे उपयोग हो रहा है? तो यहां पर जो उपयोग हो रहा है आपका अवलोकन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पे क्या आपका सही है, ठीक है ना। अगला देखिए, मैनन और जेनिस, ठीक है ना, मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत कर रहा है उनका व्यवहार? सतर्क, निर्वर्तमान, निरंकुश, चौकस। क्या यहां पे प्रस्तुत कर रहा है? तो यहां पर जो है सतर्क, जो ऑप्शन नंबर 1 है सतर्क, यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। कौन सा बच्चा है? समस्या सुधारक बच्चा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है सौंदर्य बोध, दूसरा दिया अमूर्त, तीसरा दिया है तार्किक और चौथा दिया है सृजनात्मक। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है तार्किक, यह वाला ऑप्शन यहां पे क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, ठीक है ना, आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस कार्य से, मतलब कोई कार्य हम बच्चों को दे रहे हैं और उस कार्य को पा करके बच्चा बहुत अनुभव फील कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है, तो ऐसे कार्य को क्या कहेंगे? पहला उपभोक्ता प्रकार का कार्य, और दूसरा दिया है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, तीसरा दिया है समस्यात्मक प्रकार का कार्य और चौथा दिया है ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास कार्य, ये आपका सही है। यानी ड्रिल और अभ्यास कार्य से बच्चे को क्या आता है? आनंद आता है, बच्चे खुश रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है ये? पहला कह रहा है कि कर्ण कोटर, दूसरा दिया प्रत्यक्षीकरण, तीसरा दिया अवलोकन और चौथा दिया है गतिबोधक। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन 4 है गतिबोधक वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? देखिए, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास सिद्धांत को और विकिरणीय विकास सिद्धांत को। किसको दर्शा रहा है ये? तो यह दर्शा रहा है आपको विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांत को, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है आपका सही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है 25 नंबर दिया है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर ऑप्शन देखिए, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है और कह रहा है कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो यहां पर यानी कह रहा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर, तो जो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं, जब आप किसी शिक्षक के समूह से क्या होते हैं, जब आप जुड़ते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं, यानी भाई शिक्षक का अपना एक पोशाक होता है, तो जब आप किसी स्कूल के शिक्षक बनते हैं तो बाकी शिक्षकों के जैसा ही आप भी कह सकते हैं कि पोशाक यानी कपड़ा पहनना शुरू करते हैं। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज का आप प्रदर्शन कर रहे हैं? एक शिक्षक के नाते क्या आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? तो ऑप्शन कह रहा है कि समूह आज्ञाकारिता का, दूसरा समूह निर्देशित अनुपालन का और तीसरा कह रहा है कि समूह की अनुरूपता का और चौथा कह रहा है समूह की पहचान का। तो आप सभी लोग बताइए, भाई आप सभी लोग शिक्षक हैं और कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप खुद बताइए आप किस चीज को कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है समूह की पहचान का। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या आपका सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होता है? तो पहला दिया है पूर्व परिचालन, दूसरा दिया है मूर्त परिचालन, तीसरा दिया है औपचारिक परिचालन और चौथा दिया है संवेगी गामक। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है संवेगी गामक, यह आपका सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, नंबर 2 मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, नंबर 3 ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम और नंबर 4 दिया है विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, यह आपका सही है, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित होती है। ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है 1 वाला। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि डैश मतलब किस आयु के बोल रहा है, मतलब महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यानी शब्दों को मिलाकर के वाक्यों का प्रयोग करना किस उम्र के बच्चे, मतलब किस महीने, किस उम्र यानी महीने के बच्चे शुरू करते हैं? तो पहला 18 से 24 महीने के बच्चे, 24 से 30 महीने के बच्चे, 30 से 36 महीने वाले बच्चे और 12 से 18 वर्ष वाले बच्चे, महीने वाले बच्चे। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 18 से 24 महीनों की आयु के बीच वाले जो बच्चे होते हैं यह शब्दों को मिलाकर के वाक्यों का प्रयोग करना क्या करते हैं? सीख लेते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर वाला, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी बीने के द्वारा, स्टन के द्वारा, टर्मन के द्वारा और गैल्टान के द्वारा। तो सभी लोग बताइए किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी बीने के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? बीने के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 है वो आपका यहाँ पे क्या है? सही है। तो ये जो आपने पूरा क्वेश्चन देखा 30 क्वेश्चन, ये सीडीपी के 2018 में पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि ये सारे आपके क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल रहे होंगे और आपने काफी अच्छा स्कोर इसमें आपने किया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।